लेकिन सर ये देखें ना, तख्लीकी सलाहियतें तो माशाल्लाह होती हैं, और जो तुम और एक मतलब काबिल रश्क एक उसमें है। हमारे जैसे तालिब इल्म तो उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं, आपकी गुफ्तगू से भी सीखते हैं। लेकिन ये जो काम था, ये जो कि अक्सर हमें नज़र आता है तरवीज अदब का काम, और ये बहुत सारी जब शख्सियात एक पीक पे पहुंचती हैं तो वो तरवीज अदब का काम छोड़ देती हैं। लेकिन आप अकादमी में रहे, आप मुक्तदरा में रहे, आपने उर्दू मरकज़ वहाँ पे लंदन में जो किया, ये खालिस एक तरवीज अदब के काम थे। उर्दू ज़बान और अदब को तरक्की देने वाले काम थे। तो ये काम जो आप साथ साथ करते रहे, मैं कहता हूँ कि ये आपकी कसीर जहती तो आप हैं माशाल्लाह। तो ये एक अलग चीज़ है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। देखिए, कोई आदमी अच्छा शायर है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा मुंतज़िम भी हो। जी सर। ज़रूर अच्छा, कोई अच्छा मुंतज़िम है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा तख्लीकी सतह पे भी हो। मैं बहुत से नाम गिना सकता हूँ, मैं झगड़े बढ़ते हैं उससे। तो बहुत से लोग हमें कहते हैं कि भाई वो उसमें इनको अस्तमदर साहब जो थे वो इनको बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने इनको बहुत नुमाया कर दिया। अच्छा, आप अस्तमदर साहब तो वहाँ नहीं थे लंदन में। एक सलीम गिलानी साहब जो हैं वो इफ्तिखार को बहुत पसंद करते। रेडियो पाकिस्तान में जब मुझे खबरें में पढ़ता था, उस ज़माने में उर्दू खबरें पढ़ने वालों में सबसे ज़्यादा पैसे मुझे मिलते थे, और अंग्रेज़ी पढ़ने वालों में रिजवान वास्ती एक हमारे दोस्त होते थे, इंतकाल हो गए, ताहिरा वास्ती के शौहर, बड़े मशहूर न्यूज़ रीडर थे। तो हम दोनों को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे। अब वो कहते थे सलीम गिलानी साहब ने इनको बहुत ही चढ़ाया हुआ है। और अच्छा, जब टीवी चले गए तो कहते थे कि अस्तमदर साहब जो हैं वो उनके प्रोटेजे हैं वो, और वो उनको फिर कह लगे नहीं, वो तो क्योंकि हसन आबदी साहब जो हैं वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं और ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, और ऐसा है तो इसलिए। अरे भाई, अब अल्ताफ़ गौहर साहब हमारे बॉस थे, यानी उन्होंने मुझे बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्री हैंड दिया हुआ था। आज तक कभी मुझसे अल्ताफ़ गौहर साहब ने ये नहीं कहा कि इफ्तिखार आरिफ साहब ये करे। जी सर। है नहीं, इतने बरस 10 बरस मैंने वहाँ काम किया, कभी मुझे नहीं कहा। अच्छा हाँ, मैंने उनसे कहा कि ये नहीं हो सकता, एक आध बात उन्होंने कही, मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा ठीक है। जी सर। यानी वो इसलिए कि वो ये समझते थे कि मेरा कोई अच्छा मगर बेटे एक बात ज़रूर है। जी सर। मैंने अपने शायर को अलग रखा और अपने काम को अलग रखा। अच्छा, मुझ में बहुत सी ऐसी बातें जो कहने की हैं मैं नहीं कहता हूँ। मतलब मैं बहुत ही 9 बजे मेरा दफ्तर लगता है, 8:45 बजे पहुँच जाता था। जी, वक्त की पाबंद तो माशाल्लाह सर। आप हम तकरीबात में आप देखते हैं कि आप चाहे कोई आया हो या ना आया हो, साथ में आप हमारे साथ मेज़बानों के साथ ही पहुंचे हुए थे। तो कभी मैंने नहीं किया कि वक्त। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी आपने अज़राए करम इदारों के नाम लिए। मैं जब बीवी जो थी वो लंदन में थी। जी सर। तो उन्होंने भी देखा सुना था मेरा काम। जी, है ना। जी। बेगम साहबा जब हयात थी, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा पेरिस में थी, तो उन्होंने अज़राए करम मुझे हुक्म दिया। नसीर शेख, डॉक्टर नसीर शेख साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए जाम सादिक अली साहब के साथ। मुझे कहा कि बेगम साहब का हुक्म है कि आप लंदन से एक अखबार निकालें और आप उसकी इदारत करें। यानी वो मुझे इस कदर उस वक्त भी वो मेरी रिकग्नाइज किया जाता था, पहचानती थी। और नहीं, यानी मेरा ख्याल, देखिए ख्याल करती थी। अब क्या हुआ कि बीवी आ गई जब, अब BCCI बंद हो गया, बैंक जो था वो लिक्विडेट कर दिया गया एक साजिश के तहत। जी सर। अब मैं बेरोज़गार हो गया। जी। लंदन में और बेरोज़गारी, और अब ये था कि अब क्या करेंगे। तो सब लोग जो थे वो अपने अपने घर बेच बाज के, सब यूसी साहब और सलीम सिद्दीकी साहब और दिलदार रिजवी साहब, ये सब लोग जो थे वो लंदन छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गए। जी सर। अच्छा, अब मेरे बच्चे छोटे थे, अभी बेटी की मेरे शादी हुई थी, निकाह हुआ था, शादी नहीं हुई थी। खैर,
उसी ज़माने में मुझको, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको मुल्क से बाहर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, बहुत खूब। और बीवी के ज़माने में। लेकिन जब मैं यहाँ लेने आया तो टॉपल हो चुकी थी। जी सर। यानी वो उनका तख्ता उल्टा जा चुका था। अब क्या हुआ कि मैं पहले डायरेक्टर जनरल हुआ एकेडमी ऑफ लेटर्स का। जी सर। उसी ज़माने में मैं राइटर्स और स्कॉलर्स फाउंडेशन का डायरेक्टर जनरल हुआ। जी सर। उसका हेड भी मैं ही था। फिर बीबी दोबारा आई वापस, तो जब वापस आई तो उन्होंने मुझे मुक़्तदरा कौमी ज़बान का चेयरमैन मुकर्रर किया, जमील जालमी साहब की जगह। जी सर। उसके बाद मैं वहाँ से, यानी 1995 में। जी सर। और उसके बाद दोबारा मैंने 10 बरस में चेयरमैन तकरीबन अकादमी अदबियात पाकिस्तान में रहा। फिर मैं दोबारा यहाँ से हटाया गया। जी सर। फिर मुझे मुक़्तदरा में चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। जी सर। वहाँ से मैं, यानी मुझे एक बात नापसंद हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, और वो किसी को लाना चाहते थे, और खैर मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। मगर उसी ज़माने में मुझे ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है, जी सर, इसमें प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। यहाँ मैं था भी कि दोबारा मुझको ECOIC का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। अब क्या है, अभी वो हयात है माशाल्लाह दोनों आदमी। मुझे एक रात को टेलीफोन आया कि मैं कराची चला जाऊं यूनिवर्सिटी का, वफाकी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होके। तो मैंने कहा कि मैं कराची नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने पूछा सबब, तो मैंने कहा मैं कराची में मरना चाहता हूँ, मैं मारा नहीं जाना चाहता हूँ। उस ज़माने में हाँ जी, हालात भी बहुत उस ज़माने में बड़े हालात ख़राब थे। तो फिर खैर वो फ़ोन बंद हुआ, और फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि ज़रदारी साहब का ख्याल ये है कि आप ईरान चले जाएं। जी सर। तो मैंने कहा जी मैं वहाँ चला जाऊँगा। तेहरान में अब मैं तेहरान भेज दिया गया। अभी वो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट था। जी। मैंने जनाब वहाँ जितना काम किया है, आप जाके कभी किसी से रहबर मौज़म आयतुल्लाह उल उज़्मा ख़ामेनेई से लेके और डाउन द लेन जिसे कहते हैं, कोई शायद ही कोई वहाँ के अदीबों शायरों में ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। नहीं सर, मैं अभी 3-4 दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ यहाँ पे फ़ाना फ़रहंग जाने का। एक दफ़ा तो महफ़िल मुसलमा आपके साथ पड़ा था आपकी सदारत में। तो अभी बाद में ये शब जल्दा की उन्होंने बात की, तो मेरा चूँकि उनके साथ है तो वो मुझे बुलाते हैं, कवरेज वगैरह के लिए भी बुला लेते हैं। तो आप यकीन माने कि उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर, मतलब कोई शायर बरादरी का बंदा तो आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लेना, वो जरूर पूछते हैं, वो पूछते हैं और रिकग्नाइज करते हैं। तो ये उसी वजह से वहाँ बेटे मैंने बड़ी खिदमत की बहुत। मैं अकेले गया हुआ था। जी सर। तो अब क्या था कि मैंने जनाब 10 मुल्कों को करीब लाने में बड़ा किरदार किया। और इसमें मेरा जो सिफारत खाना था जादमानी, हमारा एक सिंध से हमारे एक दोस्त थे, वो फिर दुरानी साहब एम्बेसडर हुए, बिल्कुल घर था हमारा। और ECOIC जवाद ज़रीफ साहब वज़ीर ख़ारजा थे बहुत ही। और सबसे ज़्यादा पीछे उनकी किताबें लगी हुई हैं डॉक्टर हद्दाद आदिल जी, जो रईस फ़रहंगिस्तान ज़बान फ़ारसी हैं। वो मेरे बहुत दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। और वो जो सबसे बड़ा इदारा है उर्दू फ़ारसी का, वो तो यही है, फ़रहंगिस्तान कहते हैं उसको, फ़रहंगिस्तान ज़बान व अदब फ़ारसी। उसके अलावा एक इदारा है जिसका नाम है दायरतुल मारिफ़ इस्लामिया, उसके भी वो सदर हैं, सदर नशीन है। बिल्कुल इसी तरह से एक इदारा है साज़मान सादी, जो सारी दुनिया में के जो इदारे हैं तहजीबी वो उसके तहत आते हैं। वो मेरे बिल्कुल, यानी अगर कोई सगे भाई भी होते ऐसे, मेरा घर है वहाँ, यानी जिसे कहते हैं, मैं उनके यहाँ, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे और उनकी बेगम साहबा, बिल्कुल हमारे लिए बहुत ऐसा था कि जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, जी सर, तो
जो उनके अरबाब हलवक़्त थे, उन्होंने कई दफ़ा मुझे इशारतन किनायतन भी कहा, और जिसे कहते हैं इन सो मेनी वेज ये कहा, क्या कहा, मैं जाना ना चाहूँ तो ईरान में क़याम कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी बात। अब क्या है कि ज़ाहिर है कि अपना वतन, मुझे यहाँ इतनी इज्जत मिली है। BCCI के बंद होने के बाद बेरोज़गार हुआ था, तब मुझको बेटे सोवियत यूनियन की तरफ से कहा गया, मेरे फैज़ साहब के एक दोस्त थे, उनका नाम था चंगेज़ एतमातोफ। जी सर। उन्होंने मुझे मॉस्को बुलाया और मुझे कहा कि आप लोटस कर लीजिए। जी सर। तो मैंने कहा मैं फ़लाँ जगह नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने कहा कि आप फ़लाँ जगह से दफ्तर को बर्लिन ले जाइए। दफ्तरी शिफ्ट किया। मैं लंदन आया, मुझको मेरे अभी वो हयात हैं डेविड पेज, जी सर, हमारे दोस्त हैं, बड़े अफसर थे BBC के, उर्दू सर्विस के इंचार्ज भी रह चुके थे, स्कॉलर हैं बहुत बड़े। मुझे खाने पे ले गए और उन्होंने कहा कि इफ्तिखार, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम वापस पाकिस्तान जाओ। तो मैं, जैसे होता है कि आप ये थोड़ी कहते कि तुम मैं वगैरह, आप कहते हैं हाँ मैं देखूँगा। तो मुझे कहने लगे कि तुम BBC आ जाओ, बुशाहर आ जाओ। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल, इंशाल्लाह देखिए मैं बताता हूँ। अभी अब मैं यहाँ आ गया। अभी आप देखिए 1995 में मैं चेयरमैन रहा था। जी सर। 70 बरस का था मैं जब भेजा गया वहाँ ECOIC। बेटे मैंने किसी पोजीशन के लिए दरखास्त नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है सर। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने एकेडमी में, नेशनल बुक फाउंडेशन में, कौमी ज़बान में, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है सर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत करम है। अच्छा, जाहिर है कि सबको आप खुश नहीं कर सकते। जी सर। जब आप बेटे मैनेजमेंट में होते हैं तो बहुत सी मंजिलों में आपको नो कहना पड़ता है। जी, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो वो नो भी मैंने कहे होंगे। जी सर। मेरे कुछ पास मिजाज के खिलाफ होती हैं, कुछ आपकी नजरियात के खिलाफ होती हैं। बेटे जैसे फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक फंड था। जी सर। आपके इल्म में है कि राइटर्स एंड स्कॉलर्स फंड जो है वो बहुत बड़ा फंड था। एकेडमी का एक बहुत बड़ा फंड है अदीबों और शायरों का। बिल्कुल ऐसा। वो मेरी सिंगल दस्तखत से होता था ना। लेकिन मैंने, अल्लाह मेरा शाहिद है कि मैंने कभी भी बना दिए जो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, मैंने उनसे कभी इनकार नहीं किया। कभी उनसे कहा नहीं कि आप इनको दे दें और इनको कंसिडर करें। सर आप रिफॉर्म्स भी अपने आपके दौर में बहुत अच्छी रिफॉर्म्स हैं। जो मैंने छापी हैं किताबें, अगर आप देख लीजिए कि यानी अब ये जो दोनों बिल्डिंगें हैं जी, ये तो सब संग बुनियाद लगा के गायब हो गए। जी सर। यानी अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, ये जो अकादमी अदबियात पाकिस्तान है, जी सर, ये पहले F6 वगैरह में कहीं हम जब आए थे DG होकर, जी जी, तो उसमें बैठते थे। अब हमने क्या सुना कि हमारा दफ्तर, हमारी एक ज़मीन है जो वहाँ है। जी सर, ये I8 यही H8 वाली है कि वहाँ है, और अहमद फराज साहब जाना चाहते थे। तो मैंने कहा क्या? वो कहते थे रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है। जी, खैर अब फराज का अपना मिजाज था। अब मैं आया, मैंने देखी कि वो ज़मीन जो है वो उसमें शुरू हो गया हुआ है काम, लेकिन रुका हुआ है। मज़हर सिद्दीकी साहब सिंध से थे, जो हमारे सेक्रेटरी थे बाद में, बड़े लायक आदमी, जामशोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। अब बेटे क्या हुआ कि मैंने उसको जल्दी उनसे पैसे लिए और उस बिल्डिंग को पूरा कराया और उसकी तामीर कराई। वहाँ पर हमारा पत्थर लगा हुआ था जो अब निकलवा दिया गया, संग बुनियाद था, वो हटा दिया। खैर अल्लाह उनका भला करे। अब क्या था कि हमारे यहाँ बड़ी तरह की बेईमानियाँ होती हैं। देखिए, जब करप्शन आपकी बुनियाद में हो तो आप करप्शन के नए तरीके निकाल लेते हैं। हमसे ये कहा गया, हमें किसी ने कहा ये कि इफ्तिखार आरिफ साहब ये जानबूझकर फला आदमी जो है वो बिल्डिंग को मुकम्मल नहीं करना चाहता। जी,
तो मैंने कैसे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो जो मालिक मकान है उससे उन्होंने साज़बाज कर रखा है कि हर साल वो पैसे बढ़ा देता है और उसमें से कुछ पैसे इनको भी दे देता है। जी सर। अच्छा, अब ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा था मेरा। अच्छा खैर, अब ये मैंने बिल्डिंग बनवाई, अब मगर गुलाम रब्बानी आगरो साहब ने वहाँ पर एक पत्थर लगवाया, उस पर लिखवाया कि ये इस इमारत का आगाज़ साबिक़ सदर नशीन जनाब परेशान खटक साहब ने कराया था जी। जो सदर नशीन गुलाम रब्बानी आगरो और इफ्तिखार आरिफ के दौर में मुकम्मल हुआ सर। अच्छा, लगा रहा बहुत देर जी। फ़खर ज़मान साहब आए, उन्होंने उसको निकलवा कर और एक और पत्थर लगवा दिया, जिस पर मुझको एतराज़ कोई नहीं है, इसलिए कि उसमें लिखा हुआ है कि ये जो इदारा जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने बिल्कुल उन्होंने बनाया था, लेकिन ये बिल्डिंग उन्होंने नहीं बनवाई थी। लेकिन सर फिर भी जो तारीख होती है वो तो रहती है और उसको कोई जो है वो सर। अच्छा बेटे, यही मुक़्तदरा का हुआ। मुक़्तदरा की जो बिल्डिंग थी ये सितारा मार्केट में खबरें के दफ्तर के बराबर थी। अच्छा सर। तो वहाँ सामने नाला था और इधर कबाब की और खाने की दुकानें थी, जैसे से गुजर के हम मुक़्तदरा के दफ्तर जाते थे। तो मैंने एक चीज़ होती है बेटे, इस साल में एक दफ़ा, जहाँ तमाम सेक्रेटरी और सब लोग जो हैं वो अपने अपने केसेस लेके जाते हैं जी। अब मुझे तो कोई तजुर्बा इसका था नहीं, मैं तो बाहर था और इस मनसब पे भी नहीं था इसके हम वहाँ पेश हो सके। लेकिन जब हुई तो जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे साहबजादा इम्तियाज़, उनका आप खुद जाएँ वहाँ, आप खुद अपना केस प्रेजेंट करें। तो मैंने कहा सर आप ज़ाहिर है उनके बगैर तो नहीं जा सकते, उनका चलेंगे। अब काजी अलीमुल्लाह साहब जो थे वो थे डिप्टी चेयरमैन, उनके बारे में मशहूरता बहुत सख्त है। जी सर। अब मैंने देखा कि जब मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने बाद सेक्रेटरी से कहा कि एक सेक्रेटरी ने कहा कि सर वो मेरे सेक्रेटरी जो हैं वो आज मसरूफ़ थे, तो मैं हूँ एडिशनल सेक्रेटरी, तो मैं केस प्रेजेंट करने, आप जाइए सेक्रेटरी को भेजिए। यस नेक्स्ट। अब मैंने कहा ये यहाँ तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, उन्होंने बाद सेक्रेटरीज़ को बहुत, जिसको कहते झाड़ा, इतनी देर में उन्होंने, थोड़ी देर में वो नमाज का वक्फा हो गया, वापस आया तो अलीमुल्लाह साहब कहने लगे कि ये इफ्तिखार आरिफ साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं उनको नहीं जानता था, यानी मैं ऐसे जानता था, मैं कभी उनसे मिला नहीं था, लेकिन जाहिर है मुझे टीवी देखा होगा। तो मेरे सेक्रेटरी ने फ़ौरन कहा कि सर ये नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी की तरफ से, तो साहबजादा इम्तियाज़ साहब ने खुद ही कहा, यानी जो मेरे बॉस थे, कि ये उनकी तरफ। तो कहा जी आपका क्या मसला है? तो मैंने कहा सर कि वो ऐसे है कि जो कौमी ज़बान को इन्होंने एक ऐसी जगह डाल रखा है कि बिल्कुल बाज़ार में ला के खड़ा कर दिया है। ऐसे मैंने कहा जैसे बाज़ारी, कहा कि बाज़ारी, एक बाज़ार में मुझको रख छोड़ा। अच्छा, उस ज़माने में ये जो अखबार की जो शोहरत थी वो और तरह की थी। तो उन्होंने कहा कितने पैसे आपको चाहिए? तो मैंने कहा कि सर वो इतने पैसे, तो आप ज़मानत देते हैं कि ये आप बना लेंगे? मैंने कहा जी। कहने लगे ओके फाइन। आप बैठे हुए थे दूसरे कि आप बनवाएंगे? और कहा जी सर हम कर दे। फ़ौरन ही 5 मिनट भी लगे, उन्होंने पैसे दिए, मैंने मुक़्तदर बनवा दिया। अभी जो आए थे चेयरमैन, उन्होंने वहाँ पत्थर हटवा उनका लगवा दिया, जमीन जालवी साहब का। जमीन जालवी साहब ने वो ख़रीदी थी ज़मीन, उस पर उनका वो लगा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अंडू करने की इतनी, अब ये जो फैज़ मेमोरियल है, अभी तो शौकत अजीज़ साहब हयात हैं। एक खाने पर मुझे शौकत अली साहब मिले तो मैंने कहा कि सर वो फैज़ साहब की 100 साला यौम विलादत आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कौम जो है उनको एक उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बना दे।
तो उन्होंने कहा कि इफ्तिखार आप बना दीजिए। तो कितने पैसे चाहिए होंगे? मैंने कहा इतने पैसे चाहिए होंगे। इतनी देर में जनरल जावेद अशरफ काजी साहब आ गए, जो हमारे वजीर थे। तो उनका कि जनरल साहब ये इफ्तिखार क्या कह रहे हैं? उनका नहीं, आप जाने और इफ्तिखार जाने, मैं इसमें बीच में नहीं पड़ता हूँ। वो मुझ पर शफकत करते, कभी उन्होंने मेरे कामों में मुदाखलत नहीं की, हमेशा सपोर्ट किया। जी सर। उनकी शोहरत थी कि बहुत सख्तगीर आदमी, मुझसे कभी सख्ती नहीं की। शौकत अजीज साहब ने दूसरे दिन मुझे कहा कि कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा इतने पैसे चाहिए। उनका आप भेजिए, मैं इसको कर देता हूँ। उन्होंने कर दिया। मैंने जनाब फैज़ ये जो ऑडिटोरियम है ना, ये मैंने शुरू करा दिया। मैंने ये नहीं चाहा कि कोई और इसकी संग बुनियाद वगैरह रखे या इफ्तिताह करे। मैंने एक पत्थर अपना लगवा दिया। ठीक है जी। जी बिल्कुल सर। बावजूद मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि और इदारे का आदमी आकर इस पर लगा दे। फैज साहब के ऑडिटोरियम को फ़र्ज़ कीजिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के नाम से और वगैरह वगैरह। खैर वो लगा रहा। ये आए फ़खर ज़मान, और ये फ़खर ज़मान जो खुद बाएं बाजू के आदमी थे, उन्होंने पत्थर निकलवा दिया। बस सर वो ये अब ये जो है फैज़ ऑडिटोरियम, जी सर, ये मेरा बनवाया हुआ है, लेकिन नहीं, उन्होंने अच्छे वहाँ रखे हुए हैं पत्थर, जानते भी हैं ये, लेकिन ये सब करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने सर आपको बहुत बड़ा मकाम दिया। सर मैं अदब के हवाले से कुछ एक दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सर हम जो असर हाजिर की इस वक्त मौजूदा अदबी मंजरनामा देखते हैं, और इसमें जो शुरा, जैसे सोशल मीडिया का भी एक ज़माना आया और बहुत तेज़ी से उभर कर बहुत सारी नौजवान नस्ल भी हमारी शायरी की तरफ राग़िब हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि वैसे तो रास शायरी बहुत बड़े बड़े शुरा ने भी किया है। फैज़ साहब की हम मिसाल दे दें कि उन्होंने रास की है, लेकिन उनकी शायरी के अंदर जो तयदारी है, जो गहराई है, वो तो खैर एक अपना अलग मकाम रखते थे, और तरक्की पसंद सोच भी उनकी एक अलग जहत है। आज का जो नौजवान शायरी कर रहा है और राग़िब हो रहा है, उसमें ना तो कोई इस्तारा है, ना कोई उसके अंदर तशबीह है, ना कोई तमसील है, और ना ही वो तलमीहात का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप की नज़र से भी यकीनन मुशायरे भी आप सदारत करते हैं और सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं देखते होंगे यकीनन सर। तो वहाँ पे जो ये शायरी है, तो इस हिसाब से आप अदब को कहाँ खड़ा देखते हैं आज के अदब? देखिए ऐसे है कि हर ज़माने में सब लोग एक तरह की शायरी नहीं कर रहे होते। जी सर। जैसे मीर साहब का ज़माना था, अब मीर साहब के ज़माने में हज़ारों शायर थे। यानी बेटे मेरे बचपन में मेरे महल्ले में 20-25 शायर थे, छोटे से महल्ले में, हर घर में, यानी ऐसे लोग के नाखादा थे मगर वो शेर कहते थे। जी सर। मगर मीर साहब रह गए 200 साल के बाद। आपसे पूछिए तो आप कहेंगे भाई हाँ, मीर के ज़माने में सौदा भी एक बड़े शायर थे, और हाँ जो है वो यहाँ दिल्ली में ख्वाजा मीर दर्द भी अच्छे शेर कहते थे। अच्छा हाँ, वो मीर सोज भी वगैरह, जी हसन भी। तो बहुत से शायर होते, सब लोग एक तरह के शायर नहीं होते। बिल्कुल इसी तरीके से इस ज़माने में भी हर तरह के शायर हैं। मसलन अगर आप मुझसे पूछिए तो आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। जी सर। अब देखिए इस शहर में तौसीफ़ तबस्सुम बहुत अच्छे शायर, जी सर, ये एहसान अकबर बहुत अच्छे शायर है, हलीम कुरैशी, जलील आली, मोहम्मद इजहारुल हक। ये हमारे नज़्म में अगर आप देखिए तो वहीद अहमद और नसीर अहमद नासिर और फ़र्रुख यार और फ़र्ज़ कीजिए अनवार फितरत और मोहम्मद फर्शी और यानी सईद अहमद और बहुत बहुत पेशवार लोग हैं। जी सर। परवीन ताहिर, ये सब अच्छे शायर हैं। अच्छा, शकील जाज़िम, इज़र अख्तर उस्मान, तारिक नईम, गज़ल लिखने वालों में क़य्यूम ताहिर साहब हैं, क़य्यूम ताहिर, अब्दुल नसीम साहर, यानी अच्छे शायर बिल्कुल, जिनको आप ये सबके मैं नाम नहीं गिना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, ये एक मंजरनामा है ऐसा, है ना। मगर
कितने लोग हैं जो शेर कह रहे हैं, मुमकिन है इनमें कल कोई नुमाया शायर हो जाए, है ना, कोई बड़ा हो जाए। देखिए आपने अभी खुद ही कहा कि सोशल मीडिया पर एक शेर आता है, एक गज़ल आती है, एक नज़्म आती है जी सर, और वो चल जाती है रात भर में जी सर, और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 10 दिन के बाद बाकी रहे। बहुत से लोगों नाम लेते हैं बाज़ शुअरा के। देखिए अब मसलन इस वक्त पाकिस्तान में कैसी अच्छी गज़ल कही जा रही, यानी अब्बास है, जैसे अब्बास ताबिश है जी सर, हैं, कमर रज़ा शहजाद है, सऊद उस्मानी है उधर, है ना, उस तरफ फैसल अजमी है, यहाँ इधर अनवर शऊर साहब हैं जी, कराची हैं, अजमल सिराज है, काशिफ हुसैन गायर है, उधर शाहिद ज़की है और शाहीन अब्बास है ना, अहमद हुसैन मुजाहिद हैं, बिल्कुल, ये सब अच्छे लड़के हैं। अच्छा अब क्या है कि ये कोई 100 गज की रेस नहीं है ना, बिल्कुल सर, ये पूरी ज़िंदगी का काम है। पूरी ज़िंदगी के बाद ये तय होगा। जल्दी किसी को उजलत पसंद मुसन्निफीन जो हैं ये उनका ज़माना नहीं सही कह रहे हैं। अच्छा लोग समझ रहे हैं कि इल्तिबास कायम हो जाता है जी सर। मसलन ये कि देखिए जैसे बहुत से लड़के हैं जो बहुत शेर कह रहे हैं, अच्छा शेर कह, अच्छी नज़्म कह रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्दी है बहुत। जी सर, रातों रात शोहरत लेने का जिनको ख्वाब है। अच्छा जल्दी का काम ये है नहीं, आप सब्र करिए, तहम्मुल करिए और वक्त इंशाल्लाह आपका वक्त आएगा तो आपको कोई रोक कौन सकता है, अच्छे शायर को कोई रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल आप बात, सर मैं तो बल्कि ये कहता होता हूँ कि जो मौजूदा दौर में ये एक शोरश इसको कहें कि बर्पा हुई है जो अदब की, और सोशल मीडिया की वजह से उसका ज़्यादा हुआ है, तो इतने ज़्यादा लिखने वाले हो गए हैं कि इस चीज़ का तयन यकीनन वक्त करेगा। खैर आपके हवाले से तो ये बात मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपको तो अल्लाह ताला ने बड़ा बुलंद मकाम दिया है, लेकिन जो नए लिखने वाले हैं इनमें एक टाइम आएगा, एक वक्त के बाद जाके तयन हो सकेगा कि कौन अच्छा शायर है। अच्छा सर ये एक और चीज़ भी जो मेरे जहन में अक्सर मेरे सवाल आता है कि एक लफ्ज़ है ज़ौक़ सलीम, और हमारे माशरे के अंदर अदब के हवाले से जो ज़ौक़ सलीम है उसमें कमी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें मैं कमी महसूस करता हूँ। और उसकी हालांकि हमारे अदबियात के इदारे भी मौजूद हैं, उर्दू ज़बान का इदारा भी मौजूद है, वज़ारत सकाफ़त और लोक वर्सा और ये भी मौजूद हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्या इस सतह पे काम नहीं हो रहा, कि ये पनप नहीं रहा उस सतह पे, या इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं सर? देखिए ये बहुत लंबी बहस है, मगर मैं आपसे 101% इत्तेफाक करता हूँ कि ज़ौक़ सलीम कम होता जाता है और इसका दायरा सिकुड़ रहा है। जी सर। यानी अदीबों और शायरों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, किताबें छप रही हैं, जी सर, मगर जो कारी है अब वो सिर्फ ये है कि जो हमें उर्दू के जो लोग हैं जो निसाबी तौर पर उर्दू पढ़ते हैं या असातिज़ा बस वही शेर पढ़ रहे हैं। पहले जो कारी उसका हल्का बस बहुत वसी होता था, अब वो उतना नहीं रहा और वो कम होता जाता है। उसका सबब क्या है? जी सर, कि बड़ी हद तक, यानी मैं मुकम्मल तौर पे नहीं मगर बड़ी हद तक जो ज़हीन और साहिब नज़र लोग हैं वो तालिब इल्म, हमारा निसाब जो है वो अच्छे जहन के लोग अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ चले जाते हैं। जी सर। बहुत कम लोग रह जाते हैं जो कौमी ज़बान की तरफ राग़िब होते हैं। उसके माशी असबाब हैं, इसलिए कि नौकरियां और ज़िंदगी में तरक्की अंग्रेज़ी के सबब से हो रही है। सही गलत तो मैं तो गलत ही समझ रहा हूँ ना, लेकिन हो ये अमर वाक़या यही है कि जो हमारे ज़हीन बच्चे हैं वो उस तरफ को चले जाते हैं।